Hello students, so today we are going to start lecture number 5, right? Okay, then start करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी, राइट? तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिजल्ट बोल सकते हो, आप उनको फॉर्मूले भी बोल सकते हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इफ ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स, ठीक है, हमारे पास तीन फाइनाइट सेट है ए बी सी, एंड यू क्या है आपका यूनिवर्सल सेट है, एंड यूनिवर्सल सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट इन अवर केस, ठीक है, हम लोग मतलब उसको फाइनाइट मान के चलते हैं क्योंकि यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे ए बी सी तीन सेट है, वो फाइनाइट है और यूनिवर्सल सेट भी फाइनाइट है, ठीक है। तो देखिए, पहला फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यानी कि एन का मतलब आपको पता ही है, number of elements in A union B is equal to number of elements in set A plus number of element in set B minus number of element in A intersection B, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, याद रखना है। इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ, ठीक है, दो तीन का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं, उसके बाद आप बाकी के याद तो आपको रखनी है, ठीक है। तो देखो, ये आपका सेट A है, ठीक है, ये सेट आपका B है। बात समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। तो देखो, इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। तो ए में एलिमेंट्स यानी ए वाला रीजन पूरा ले लो, तो ये पूरा ए का रीजन आ गया, समझना बात को ध्यान से, ठीक है। इन्होंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, तो यही तो आ जाएगा, ये ए वाला पूरा रीजन आ गया, ये पूरा रीजन आ गया ए का, सही है। फिर इन्होंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी कि जो बी में एलिमेंट्स है उनको भी ऐड कर दो, तो हमने बी वाले एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, कैसे, ऐसे, ये बी वाला रीजन हो गया, ठीक है, ठीक है। ये एन ए हो गया, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वाला पूरा सर्कल। एन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी बी वाला पूरा सर्कल, और उसमें से क्या माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यानी ये जो बीच वाला पार्ट है वो क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू इक्वल है ए यूनियन बी के। ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी होता है ए और बी दोनों सर्कल को कंबाइन करके, ठीक है ना, यानी कि ये पूरा रीजन ए और बी दोनों सर्कल का जो कंबाइन रीजन होता है वो होता है ए यूनियन बी, ठीक है, बात समझना। ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी दोनों सर्कल का कंबाइन रीजन, सही है, वो ए यूनियन बी होता है। बट अभी जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसको समझते हैं। एन ए का मतलब पूरा ए वाला सर्कल हो गया, एन बी का मतलब पूरा बी वाला सर्कल हो गया। एक बार को आप ऐसे सोचो, अगर ये फॉर्मूला सिर्फ इतना लिखा होता, सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखा होता, तो आप इसको सोच के देखना, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों सर्कल का पूरा कंबाइंड रीजन, ये होता है ए यूनियन बी का मतलब। और जो एन ए प्लस एन बी है उसका मतलब क्या है, ए वाला पूरा सर्कल लिया और बी वाला पूरा सर्कल लिया और दोनों को ऐड कर दिया। लेकिन जब आपने ए वाला सर्कल और बी वाला सर्कल दोनों को ऐड किया, तो जो ये बीच वाला पोर्शन है ये तो दो बार काउंट हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है तो दो बार काउंट हो गया ना, ये वाला रीजन। क्या ये बात समझ में आ रही है, हमने ए वाले सर्कल को और बी वाले सर्कल को, यानी ए सर्कल और बी सर्कल के रीजन को ऐड किया, तो होगा क्या, ये बीच वाला पार्ट है वो तो दो बार ऐड हो गया ना। और जबकि जब आप यूनियन जब लिख रहे हो, ए यूनियन बी लिख रहे हो, तो आप ए और बी पूरा कंबाइन एक ले रहे हो, तो ये जो बीच वाला पार्ट दो बार ऐड हो रहा है, कब, जब मैं ए और बी को ऐड कर रहा हूँ, जबकि होना एक ही बार चाहिए ऐड, इसलिए हमने इंटरसेक्शन यानी बीच वाले पार्ट को एक बार माइनस कर दिया फॉर्मूले में। क्या बात समझ में आई, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों का कंबाइंड रीजन, तो ये पूरा रीजन हो गया। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, एन ए प्लस एन बी, यानी ए वाला पूरा सर्कल और बी वाला पूरा सर्कल, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये जो बीच वाला कॉमन पोर्शन है वो दो बार ऐड हो गया, जबकि एक ही बार ऐड होना चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस करके एक बार सेपरेट कर दिया। क्या बात समझ में आई, तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, याद रखना है, ठीक है। सेकंड फार्मूला है
यही फॉर्मूला है, ठीक है। इसी का स्पेशल केस है कि अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हो जाए, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे तो उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, उनका इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा। तो इस ऊपर वाले फॉर्मूले से, इस ऊपर वाले फॉर्मूले से ये वाला पार्ट जो है वो गायब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यही फॉर्मूले को मॉडिफाई करके नीचे लिखा हुआ है, बस उन्होंने क्या बोला कि ए और बी डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट्स है तो इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये का फॉर्मूला होगा जब ए और बी डिसजॉइंट सेट होंगे। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, यानी ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है, फाई होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस, इसको भी समझ लो, बहुत आसान है। ये देखो, ये ए सेट है, ठीक है, और ये बी सेट है। हमें ए माइनस बी निकालना है, ए बी। ए माइनस बी का मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि सेट ए से सेट बी के एलिमेंट्स को रिमूव कर देना है, ठीक है। या फिर ए माइनस बी का मतलब और क्या बताया था, ए माइनस बी का मतलब होता है ए होना चाहिए और बी नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब क्या बताया था, ओनली ए। ये बात पता नहीं मैं कितनी बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमें ए माइनस बी निकालना है, तो या तो ऐसा समझो कि ए में से बी वाले एलिमेंट हटा दो, या ऐसा समझो कि भाई ए होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए, या ऐसे समझो कि ओनली ए होना चाहिए। तो ओनली ए वाला रीजन तो ये है, ये जो मैं स्टार बना रहा हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली ए। ये जो स्टार बना है यही तो ओनली है, यही तो ए माइनस बी है। तो ये निकालेंगे कैसे, तो आप क्या करो, ये पूरा ए वाला जो सर्कल है, पूरे ए वाले सर्कल में से, पूरे ए वाले सर्कल में से आप क्या करो, बीच वाला पार्ट, पूरे ए वाले सर्कल में से अगर मैं ये बीच वाला पार्ट माइनस कर दूँ तो ओनली ए आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर पूरे ए वाले सर्कल से ये बीच वाला मिडिल वाला पार्ट माइनस कर दूं, क्योंकि इस पार्ट में बी के भी एलिमेंट आ रहे हैं, तो पूरे ए में से अगर ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। वही देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए में से किसको माइनस कर दिया है, ए इंटरसेक्शन बी को। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, अगला फॉर्मूला देखो, ए डेल्टा बी का फॉर्मूला। ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है, याद करो, एन ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी क्या होता था, वो होता था ए माइनस बी निकालो, ठीक है, और बी माइनस ए निकालो, यही तो होता था फॉर्मूले में। ए माइनस बी निकालो, बी माइनस ए निकालो, दोनों का यूनियन लेते थे। यूनियन का मतलब होता है एडिशन प्लस। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है। ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता था, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अभी यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट की बात चल रही है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डेल्टा बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। और यूनियन का मतलब होता है एडिशन, तो प्लस कर दिया। अब a माइनस बी का फॉर्मूला अभी हमने लिखा है, क्या करते हैं, a में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देते हैं, और b माइनस a का मतलब क्या है, b में से a इंटरसेक्शन b माइनस कर देंगे तो अभी फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसका मतलब हो गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, a डेल्टा b का मतलब क्या है, a डेल्टा b का मतलब क्या है, एक बार फिर से मैं वेन डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। ये a और b दो सेट हैं आपके, ठीक है, ये a है, ये b है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ये वाला क्या रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी। बात समझ में आ रही है? और ये जो मैं स्टार बना रहा हूँ, ये जो मैं स्टार बना रहा हूँ, ये कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी माइनस ए। और ए डेल्टा बी क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है, और बी माइनस ए का यूनियन। तो ये दोनों रीजन मिलके क्या बन गया, ए डेल्टा बी हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये पढ़ो। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। क्या ये बात समझ में आई? भाई ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एग्जैक्टली किसी एक सेट से बिलोंग कर रहे होंगे। या तो वो देखो इधर ओनली ए में होगा, या तो वो सिर्फ सेट ए में होगा एलिमेंट, या फिर वो सिर्फ सेट बी में होगा। क्या इस लाइन का मतलब समझ में आया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, यानी कि या तो वो एग्जैक्टली ए में होगा या एग्जैक्टली बी में होगा। ये इसका मतलब होता है किसका, ए डेल्टा बी का, जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो, ये देखो, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए होता है। यूनियन का मतलब होता है सम, ऐड कर दिया। a माइनस बी और b माइनस ए के फॉर्मूले अभी लिखे थे, ये देखो, एन ए में से a इंटरसेक्शन b गया, एन बी में से a इंटरसेक्शन b गया, तो फाइनली फॉर्मूला आ गया एन ए प्लस एन बी माइनस टू इंटू एन ए इंटरसेक्शन। ठीक है, याद रहेगा।
तो एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए कि कैसे आया फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपको याद भी करना है। दोनों चीज़ें पैरेलली चलनी चाहिए, ठीक है। ओके, अगला फॉर्मूला। तो अभी ये 3 सेट के यूनियन का फॉर्मूला है। जैसे अभी हमने देखो, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था एन ए यूनियन बी वाला। एन ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला क्या था? ए को ऐड किया, बी को ऐड किया, और ऐसा करने से जो मिडिल वाला पार्ट था, इंटरसेक्शन वाला पार्ट था, वो 2 बार ऐड हो गया था, इसलिए एक बार क्या किया था? माइनस कर दिया था। यही होता था फॉर्मूला। तो ऐसे ही अभी ये 3 के लिए लिखा हुआ है, तो पहले तो फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूले का पैटर्न क्या होता है। अगर आपको तीन सेट का यूनियन निकालना, तो आप क्या करोगे? पहले एक एक सेट लिखो, पहले एक एक सेट करो, एक एक सेट का सम, फिर माइनस दो दो सेट का इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रही है? यही तो देखो, यहाँ पे भी तो यही पैटर्न था, ए यूनियन बी निकालना था, तो हमने क्या किया था? एक एक सेट का सम लिखा, सिंगल सिंगल करके, एन ए लिखा, एन बी लिखा, 2 ही थे तो एक एक करके ये सम आ गया। फिर उसके बाद दो दो का इंटरसेक्शन, तो जैसे ही मैंने 2 का इंटरसेक्शन लिखा, तो क्योंकि यहाँ पे 2 ही सेट थे तो एक ही इंटरसेक्शन आएगा, डेट इज ए इंटरसेक्शन बी। तो यहीं पे फॉर्मूला खत्म हो गया था। बट अगर नंबर ऑफ सेट्स ज़्यादा है, जैसे इस केस में कितने हैं? 3 है, 3 नंबर ऑफ सेट्स है, तो फॉर्मूला कैसे होगा? पहले एक एक करके लिखा सम, फिर दो दो करके इंटरसेक्शन, माइनस में, ये देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, फिर उसके बाद फिर 3 3 करके प्लस, तो 3 3 का एक ही कॉम्बिनेशन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये प्लस लिखा, ठीक है। तो क्या करते हैं? एक एक करके प्लस, माइनस दो दो करके इंटरसेक्शन, प्लस 3 3 करके इंटरसेक्शन, फिर अगला प्लस माइनस आ जाएगा एंड सो, यानी अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलता है। पहले एक एक करके लिखो, फिर दो दो करके लिखो, फिर 3 3 करके लिखो, एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। क्या बात समझ में आ रही है? तो उतने ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, 3 से ज़्यादा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2 का फॉर्मूला हो गया, एक एक करके लिखा, फिर माइनस दो दो का इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे भी वही किया, एक एक करके लिखा 3 सेट, फिर माइनस दो दो के इंटरसेक्शन, फिर प्लस 3 3 के इंटरसेक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इसका भी एक्सप्लेनेशन वैसा ही है जैसे मैंने इस वाले फॉर्मूले का वेन डायग्राम से बना के आपको बताया था, वैसा ही सेम इसका भी होगा। आप आराम से सोचना, एनालाइज करना, चीज़ें आपको क्लियर होंगी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। और स्टिल अगर आपको लगे नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे मैंने इसका आपको एक्सप्लेन किया, अगर मान लो उस तरीके से आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसका भी बता दूंगा अलग से वीडियो बना के, ठीक है, शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। बट ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे? ए यूनियन बी निकालना है, तो एन ए प्लस एन बी, एक एक करके लिखा, माइनस दो दो करके इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब 3 का लिखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले एक एक करके लिखो, ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद दो दो का इंटरसेक्शन, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन सी, फिर उसके बाद 3 3 का इंटरसेक्शन प्लस में, तो प्लस के बाद जब 3 का इंटरसेक्शन लिखोगे तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, अगला है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स ए बी सी। इसको जरा समझो, तो मैं वेन डायग्राम से ही समझा देता हूँ। ये देखो, ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, ये आपका तीसरा सेट हो गया, ठीक है। ए बी और सी, इन्होंने क्या बोला है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ विच इज प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स, ठीक है। ये जो 3 सेट दिए ना, मुझे वो नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ जो एग्जैक्टली 2 में ही अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज मान लो यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ पे एफ लिखा है, यहाँ पे जी लिखा है, ठीक है। तो मुझसे क्या बोला गया? मुझे सिर्फ वो एलिमेंट चाहिए जो एग्जैक्टली 2 सेट्स में प्रेजेंट हो। तो एग्जैक्टली 2 सेट्स में देखो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, आप इस डायग्राम को देखें। तो देखो ये डी, ये जो डी है आपका, वो एग्जैक्टली 2 सेट्स में प्रेजेंट है। किस किस में? ए में और बी में। ऐसी जो ये ई वाला एलिमेंट है, ये एग्जैक्टली 2 सेट्स में प्रेजेंट है। किस किस में? ए में और सी में, ये बी में नहीं है। सिमिलरली जो एफ है, वो किस किस में प्रेजेंट है? वो बी में प्रेजेंट है और सी में प्रेजेंट है। तो मुझे एक्चुअल में ये बताना है, डी ई एफ, डी ई एफ वाला रीजन बताना है मुझे,
ठीक है। तो देखो मैंने कैसे लिखा, मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिया, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी वाला है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी वाला कौन सा पार्ट है, बी इंटरसेक्शन सी वाला ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बी इंटरसेक्शन सी का पार्ट है। क्या बात समझ में आया। उसके बाद फिर मैंने लिखा सी इंटरसेक्शन है, सी इंटरसेक्शन वाला कौन सा पार्ट है, सी इंटरसेक्शन वाला ये वाला पार्ट है, ये वाला सी इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। क्या बात समझ में आ रही है। तो जब मैंने इन तीनों पार्ट को ऐड किया, ठीक है, मैंने क्या किया, बात समझना, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट है, डी प्लस जी, बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से एलिमेंट है, जी प्लस एफ, और सी इंटरसेक्शन ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ई प्लस जी, ई प्लस जी। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये आ गया, ये क्या आ गया, ये इन तीनों का सम आ गया, इसका इसका और इसका सम ये सामने लिखा हुआ है। तो अगर आप सम करोगे तो आ जाएगा डी प्लस एफ प्लस ई प्लस 3g, ठीक है, ये आ गया। जबकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि मुझे वो नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए जो एग्जैक्टली टू सेट्स में प्रेजेंट हो, यानी कि मुझे d चाहिए था, e चाहिए था, f चाहिए था, यानी कि मुझे चाहिए था सिर्फ d प्लस e प्लस f। तो ये 3g ज़्यादा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया 3g, तो इसलिए हमने 3g को माइनस कर दिया। कैसे माइनस किया, g कौन से रीजन को बिलोंग करता है, इन तीनों का इंटरसेक्शन, तो 3 टाइम्स ऑफ, ये देखो ये लिखा है 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी का इंटरसेक्शन। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहाँ 3g माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया d प्लस एफ प्लस ई। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट ए कॉमा बी कॉमा सी, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। या तो फॉर्मूला याद रखो, या आप वेन डायग्राम बना के अगर सॉल्व करवा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको दोनों रास्ते बता रहा हूँ। मान लो अगर कोई वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो फॉर्मूला याद रखो, और अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो वेन डायग्राम का मेथड यूज कर लो। मैं जनरली ट्राई करता हूँ कि मैं सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से सॉल्व करूँ ताकि मुझे फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ना पड़े, बट आप कर लो सेफ साइड में रह के, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स एबीसी। अभी क्या बोला था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनको चाहिए थे एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट, अब क्या बोला है एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। अब चलो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे तो आप फॉर्मूला याद करना ही है आपको, बट फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये आपका हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, और ये हो गया आपका सेट सी, ठीक है, ए बी सी, अगेन वही ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ये है। तो तुमको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट, वो एलिमेंट चाहिए जो एग्जैक्टली वन सेट में लाई कर रहा हो, और एग्जैक्टली वन सेट में लाई कर रहा हो इसका मतलब क्या है, ये वाले, ये देखो ये केवल सेट ए में लाई कर रहा है, ये केवल सेट बी में लाई कर रहा है, ये केवल सेट सी में लाई कर रहा है। तो मुझे एक्चुअली में पूछा है वो रीजन बता दो, मतलब उस रीजन को रिप्रेजेंट करना है जिसमें ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। दिस इज द आंसर। जो मेरा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी सी, वो एलिमेंट बताओ जो सिर्फ किसी एक सेट में लाई कर रहा हो, या तो ए में या बी में या सी में, एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 सेट जो भी आपके गिवन है। तो मेरा आंसर हो गया ए बी सी। तो अब इसको रीजन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखो समझते हैं, इन्होंने क्या किया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, मतलब तीनों सर्कल को ऐड कर दिया। अगर मैं तीनों सर्कल को ऐड कर दूं, ठीक है ना, ए बी सी के तीनों के एलिमेंट ऐड कर दूं तो क्या होगा, ये ए बी सी तो आएंगे, लेकिन ये आपका ये एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ये जो लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो देखो ए का मतलब क्या, समझना बात का। ए का मतलब है, ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए प्लस डी जी ई, डी प्लस जी प्लस ई, ये तो ए के एलिमेंट हो गए। सिमिलरली बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, बी में एलिमेंट है आपके बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, ये बी के एलिमेंट हो गए। सी में कौन कौन से एलिमेंट है, सी में एलिमेंट है सी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ, ये हो गए सी के एलिमेंट। क्या बात समझ में आ रही है। ए वाला पूरा सर्कल देखो 4 एलिमेंट आएंगे, बी वाला पूरा सर्कल देखो 4 एलिमेंट आएंगे, सी वाला पूरा सर्कल देखो 4 एलिमेंट आएंगे।
ये आ गए, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इन तीनों को ऐड करूं, ठीक है, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो क्या होगा, तो आपका ए बी और सी ये तो आपको मिल गए, ए बी सी तो आपको मिल गए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि आपको देखो डी जो है वो 2 बार मिल गया, 2D ये फालतू का मिल गया, ठीक है। सिमिलरली 2E फालतू का मिल गया, सिमिलरली 2F फालतू का मिल गया, और आपको 3 फालतू के मिल गए। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, 2A इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आएगा, ए इंटरसेक्शन एलिमेंट में आ जाएगा आपके ये डी, ठीक है। तो ये देखो ये 2D माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन में यानी जो ए और बी का सिर्फ कॉमन पार्ट, ए और बी का सिर्फ कॉमन पार्ट कौन सा है, डी। तो ये देखो आपका ये 2D ये गायब हो जाएगा, इससे माइनस लगा हुआ है यहाँ 2D लिखेंगे, इससे गायब हो गया। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन देख लो क्या है, बी और सी का इंटरसेक्शन है केवल, और बी और सी का कॉमन पार्ट ये एफ। तो ये जो 2B इंटरसेक्शन सी है उससे ये 2F वाला टर्म चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिमिलरली सी और ए का इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, सिर्फ सी और ए का इंटरसेक्शन पार्ट, जी तो तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट है, सी और ए का सिर्फ इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, ई। तो इस वाले टर्म से आपका ये 2E चला जाएगा, ये भी चला गया। उसके बाद अभी 3G, जी क्या है, जी है तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट, तो वो इस वाले टर्म से 3G माइनस हो जाएगा, तो ये भी गायब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो सिर्फ आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी। बात समझ में आ रही है। तो ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे जब क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी सी। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, और अगर आप वेन डायग्राम की हेल्प से कर पा रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई फॉर्मूले नहीं भी याद होंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये फॉर्मूले ऑलरेडी मैं किसी प्रीवियस स्लाइड में या प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, याद करना, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से फॉलो किया होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, वो आता है ए डैश यूनियन बी डैश। ये मैंने आपको 2 पॉइंट लिखवाए थे, नोट करके आप देखना प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखे होंगे। और सिमिलरली मैंने बोला था कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, वो आता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये करवा चुका हूं मैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ ये देखो, ए डैश यूनियन बी डैश या ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, उसको यूनिवर्सल में से माइनस करके। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूंगा, ये आ गया। सिमिलरली ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दूंगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्या बात क्लियर है। तो ये मैंने आपको वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाए थे पिछले वाले लेक्चर में, आप वो देखना, अगर ना देखा होगा देन वेल एंड गुड, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब याद रखने के, वैसे तो मैं सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अगर किसी को याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना हो तो ऐसे कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो जब कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा, ए और बी पे जब कॉम्प्लीमेंट जाएगा तो इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो गया यूनियन में, कब, जब आपका कॉम्प्लीमेंट अंदर गया ए और बी पे। सिमिलरली जब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले जाओ, कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मैं तो ट्राई करूंगा बिना फॉर्मूले के ही सॉल्व करने का, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि मान लो कभी कभी अब अगर आप वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप एक सेफ साइड में, आपके पास एक मेथड होना चाहिए जिससे आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सको, और वो है हमारे ये फॉर्मूले जो अभी हमने डिस्कस किए हैं इस लेक्चर में, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट की क्लास में 25 मैथ्स पढ़ते हैं, 22 फिजिक्स पढ़ते हैं। हमसे पूछा है फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ देम स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि मैथ्स कितने पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ने वाले हैं 25, ठीक है, और 22 फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं 22। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, मैथ और फिजिक्स का यूनियन टोटल कितने हैं 40। और पूछा क्या है कि कितने स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दोनों का मतलब होता है इंटरसेक्शन,
एम इंटरसेक्शन पी, ये पूछा गया है। तो फॉर्मूला आपको पता है, एम यूनियन पी इज इक्वल टू क्या होता है, एन एम, ठीक है, एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। सही है, सबकी वैल्यू रख दो, ये हो गया 40, ये हो गया 25, ये हो गया आपका 22 माइनस, और ये आपका हो गया एन एम इंटरसेक्शन पी। तो ये एन एम इंटरसेक्शन पी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये 25 और 22 कितना हो गया, 47। 47 में से 40 इधर आके माइनस होगा, 7 आ जाएगा, यानी 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था एनसीईआरटी लेवल का। ठीक है, जस्ट इस फॉर्मूले को इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया था। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच डेट ए यूनियन बी, यूनियन में दिए, यूनियन में 50 एलिमेंट दिए, ठीक है, सेट ए में 28 एलिमेंट दिए, ठीक है, और सेट बी में 32 एलिमेंट दिए, आपको ए इंटरसेक्शन बी पूछा। यार सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देना, और सब लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर लिख देना। ठीक है, ऐसे लिख देना एग्जाम्पल 2 का आंसर फलाना ठिकाना जो भी आएगा। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लोगे, बहुत ईजी है, राइट। Okay, next. In a class of 35 students, 24 like to play cricket and 16 like to play football. Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and football? देखो ये भी बहुत आसान है। इन्होंने क्या बोला कि भाई क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? क्रिकेट खेलने वाले हैं 24, ठीक है। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? NF। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 16, ठीक है। और इन्होंने ये बोला है कि ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम, यानी कि जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, हर स्टूडेंट कम से कम एक गेम तो खेलता है दोनों में, यानी कि जो सी और एफ का जो यूनियन हो गया वो कितना दिया आपको? 35। तो आपसे ये पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी आपसे क्या बोला है? आपसे पूछा है एन सी इंटरसेक्शन है। तो अगेन यार वही सेम फॉर्मूला, सी यूनियन एफ इज इक्वल टू एन सी प्लस एन एफ, ठीक है, माइनस एन सी इंटरसेक्शन है। ये वैल्यू आपको पता है, ये पता है, ये पता है, इंटरसेक्शन निकालना है, निकाल लेना। क्या बात समझ में आ रही है? और आंसर निकाल के कमेंट में जरूर बताना कि आंसर कितना आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स 26 टेक्स टी, 18 टेक कॉफी एंड 8 टेक नाइदर ऑफ द टू। ठीक है, तो देखो चाय पीने वाले, टी पीने वाले कितने लोग हैं? 26, ठीक है। कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं? 18, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स तो 40 है, लेकिन इन्होंने ये बोला कि 8 स्टूडेंट जो है ना वो दोनों में से कुछ भी नहीं पीते। दोनों में से कुछ नहीं पीते, इसका मतलब क्या हुआ? ना तो चाय पीते हैं ना ही वो कॉफ़ी पीते हैं। ये दे रखा है आपको कितना? 8। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जरा इसको ध्यान से समझें। अभी हमने बताया था कि अगर मान लो, अभी एक चीज़ बताई थी कि ऐसे लिखा हो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये लिखा हो मान लो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले जाएंगे, ए डैश, तो यूनियन कन्वर्ट हो जाता है इंटरसेक्शन। ये तो अगर यहाँ से यहाँ आ गए तो यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यही लिखा है, देखो ए और बी की जगह टी और कॉफी है, तो टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश की वैल्यू 8 दे रखी है। तो क्या पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 8। क्या बात समझ में आ रही है? और किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट आपको दिया है तो वो क्या होता है? वो होता है यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो किसको? टी यूनियन सी को। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये आ गया, बोलो बात समझ में आ रही है? यूनिवर्सल सेट मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40, ठीक है। तो ये हो गया 40। वो बच्चे जो चाय और कॉफ़ी में से कम एक तो पीते हैं, वो है टी और सी का यूनियन। तो यूनियन आ जाएगा चाय और कॉफ़ी का, 8 उधर जाएगा, इसको मैं इधर लाया 32। क्या बात समझ में आ रही है? अब चाय पीने वाले पता है, कॉफ़ी पीने वाले पता है, और उनका यूनियन पता है। और हमसे क्या पूछा है? हाउ मैनी टेक
बोथ टी एंड कॉफी, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन, तो फॉर्मूला लगा देंगे एन टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखो, ये पता है आपको, चाय पीने वाले लोग, कॉफी पीने वाले लोग और यूनियन तीनों पता है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको फाइंड आउट करना, आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 50%, ठीक है, टोटल 50% है, उसमें से 14% जो है वो चाय पीते हैं बट कॉफ़ी नहीं पीते, और 30% जो है वो चाय पीते हैं, ठीक है, 30 ड्रिंक टी। फाइंड, क्वेश्चन पूछे, देखो इसको वेन, अभी तक मैंने वेन डायग्राम से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, तो इस क्वेश्चन को मैं वेन डायग्राम से सॉल्व कर देता हूँ, वैसे भी हो जाएगा फॉर्मूले लगा के आप ट्राई करके देखना, मैं वेन डायग्राम से कर रहा हूँ, देख लेना दोनों के आंसर सेम आएंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्या बोला है, टी और कॉफी की बात कर रहे हैं, तो एक सेट हो गया मेरा टी और दूसरा सेट हो गया मेरा कॉफी, ये टी हो गया और ये कॉफी हो गया, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला है 14% जो है वो ड्रिंक करते हैं टी बट वो कॉफी ड्रिंक नहीं करते हैं, और 30 जो है वो ड्रिंक टी, मतलब 30 लोग जो है वो टी पीते हैं, ठीक है। इस बात को समझो, 50 टोटल पर्सन है, इन्होंने बोला 14 लोग जो है जो सिर्फ चाय पीते हैं, कॉफी नहीं पीते, तो ओनली टी, ओनली टी, ओनली वाला समझ में आ गया ना, ये वाला रीजन, तो इसमें कितना आ गया 40। क्या ये बात समझ में आई? उन्होंने बोला 14 लोग सिर्फ चाय पीते हैं कॉफी नहीं पीते, तो ओनली टी वाला तो यही वाला रीजन होता है, तो इसमें 14 आ गया। अब हमें पता है कि टोटल चाय पीने वाले कितने लोग हैं, 30 लोग, तो अगर 14 ये आ गया और टी वाले सर्कल में तो टोटल 30 है ना, तो वो 16 जो बचा है वो कहाँ आएगा, वो यहाँ आ जाएगा बीच में। क्या ये बात समझ में आई? उन्होंने बोला 14 लोग तो सिर्फ चाय पीते हैं कॉफी नहीं पीते, तो ओनली 14 पीपल ड्रिंक टी, तो ये ओनली वाले रीजन में 14 आ गए। बट फिर उन्होंने बोला कि 30 पीपल जो है, 30% जो है वो चाय पीते हैं, तो टी वाले सर्कल में टोटल 30 होना चाहिए, तो 14 यहाँ आ चुका, 16 कहाँ आएगा, ये बीच वाले पार्ट में। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो, तो ये टोटल टी वाले रीजन में हो गया कितना, 30 हो गया। अब देखो उन्होंने बोला था कि टोटल कितने पर्सन है, 50% है, तो ये 30 आ गए, तो यहाँ सी वाले सर्कल में कितना आ जाएगा 20, क्योंकि टोटल 50 होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? टोटल 50 है, टोटल 50 है, ठीक है। 14 लोग सिर्फ चाय पीते हैं, तो ओनली टी वाले रीजन में 14 आ गया, और टोटल पर्सन जो चाय पीने वाले हैं वो 30 है, तो टी के सर्कल में टोटल 30 होना चाहिए। 14 अगर यहाँ आ गया तो 16 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 16 आ गया यहाँ पे। एक मिनट, फिर से इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, वापस से। तो टी पीने वाले कितने हैं? वैसे तो टी पीने वाले 30 है, लेकिन उन्होंने बोला 14% ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं कॉफ़ी नहीं पीते, तो ओनली टी, ये वाला रीज़न आ गया 14। बट उन्होंने बोला टी पीने वाले लोग तो 30 हैं, 30 लोग चाय पीते हैं, तो टी वाला जो सर्कल है उसमें टोटल 30 होना चाहिए, तो 14 आ चुका था, 16 यहाँ आ गया। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अब आते हैं कि यहाँ 14 हो गया, 16 हो गया, तो टोटल 30 हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब कॉफ़ी कितने पीते हैं, ठीक है, कॉफ़ी कितने पीते हैं, तो देखो भाई, अब तुम ऐसे सोचो कि अगर 30 लोग चाय पीते हैं, बात समझना, 30 लोग क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, ठीक। अगर 30 लोग चाय पीते हैं, ठीक है, तो 30 तो ये आ गया यहाँ पे, तो फिर आपका कॉफ़ी पीने वाले कितने होंगे, कॉफ़ी पीने वाले हो जाएंगे टोटल 20, ठीक है। कॉफ़ी पीने वाले कितने हो गए, 20 हो गए ना, 30 अगर चाय पीते हैं तो कॉफ़ी पीने वाले 20 हो गए। अब 20 में 16 यहाँ आ चुका है, ठीक है, 20 में 16 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, एक मिनट, टोटल पर्सन है 50, है ना, टोटल पर्सन 50 है, 14 यहाँ आ गया, 16 यहाँ आ गया, 30 हो गया, तो 20 जो बचा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब पहला पार्ट पूछा है, देखो ये हो गया वेन डायग्राम, पहला पार्ट पूछा है हाउ मैनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, ठीक है ना, ऐसे कितने लोग हैं जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं 16, ये दोनों लोग का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, ठीक है। टी और कॉफी दोनों पीने वाले लोग कितने हो गए 16, पहले पार्ट का आंसर आ गया 16। दूसरे पार्ट में पूछा है हाउ मैनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, अब इन्होंने ये बोला ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, तो ओनली कॉफी वाला रीजन ये हो गया 20, ठीक है, ओनली कॉफी,
क्या ये बात समझ में आई? ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ कॉफी पीते हैं? तो वो है आंसर 20। देखो कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ वेन डायग्राम बनाया, आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? उन्होंने बोला कि 14 लोग चाय पीते हैं, कॉफी नहीं पीते, तो ओनली टी वाले रीजन में 14 आ गया। फिर उन्होंने बोला 13% टी पीते हैं, तो टी वाले पूरे रीजन में 30 होना चाहिए। 14 यहाँ आ गया तो 16 यहाँ आएगा। बोलो क्या बात क्लियर है? उसके बाद जब यहाँ 16 आ गया तो ये हो गए 14 16 30 हो गए, तो अभी टोटल पर्सन तो 20 है, तो यहाँ पे 20 आ गया। अब उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि टी और कॉफी दोनों पीने वाले कितने लोग हैं, तो ये आ गया 16। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि सिर्फ कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं जो चाय ना पीते हो, तो वो है ये 20, ये आ गया। अगर ये पूछा जाता कि टोटल कॉफी पीने वाले कितने लोग हैं, तो वो हो जाते हैं आपके 20 + 16 यानी कि 36, जो हमसे पूछा नहीं है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स, ए माइनस बी दिया है 15, ए यूनियन बी दिया है 90, ए इंटरसेक्शन बी दिया है 30, बी की वैल्यू पूछिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ए यूनियन बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, एन बी की वैल्यू पूछिए। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, एन बी, सॉरी जस्ट 1 मिनट, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है एन ए में से किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी को। क्या बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ए माइनस बी की वैल्यू 15 है, ए पता नहीं है मेरे को, निकालना है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी 90 दी, सॉरी 30 दी है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ये दिया आपको 30, ये रख दिया, 30 इधर जाके ऐड हो जाएगा, एन ए की वैल्यू कितनी आ गई? 45। क्या बात समझ में आ रही है? एन ए पता है, यूनियन पता है, इंटरसेक्शन पता है, बी आ जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगा के? एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सही है, यहाँ वैल्यू रख दो, यूनियन की वैल्यू कितनी है? 90, एन ए की वैल्यू कितनी है? 45, एन बी हमें फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन कितना है? 30। ठीक है, तो देखो ये 45 में से 30 माइनस करोगे 15 बचेगा, वो 15 उधर जाके माइनस होगा, तो बी में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 90 में से 15 गया 75। सो दिस इज अवर आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इन अ सर्वे ऑफ 400 schools, sorry, in a survey of 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, and 75 were listed as taking both apple and as well as orange. Find out how many students were taking neither apple juice nor orange juice. ठीक है, देखो अगेन वेन डायग्राम से कर लेते हैं, शायद जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले से भी बहुत जल्दी हो जाएगा, बट इससे कर लेते हैं। ये देखो 100 स्टूडेंट जो है वो क्या पीते हैं? एप्पल जूस। ठीक है, और 150 क्या पीते हैं? ऑरेंज जूस। और 75 जो है वो दोनों पीते हैं, तो दोनों का मतलब हो गया कॉमन पार्ट। ठीक है, दोनों का हो गया कॉमन पार्ट, 75 आ गया इन दोनों के, ये एप्पल जूस है और ये आपका ऑरेंज जूस है। ठीक है, तो 75 एप्पल जूस भी पीते हैं, ऑरेंज भी पीते हैं, तो बीच में आ गया 75। अब देखो एप्पल पीने वाले कितने लोग हैं? एप्पल पीने वाले हैं 100 लोग, तो 75 ऑलरेडी आ चुका है एप्पल के सर्कल में, बाकी कितने बचे? 25, वो यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद 150 जो है वो कौन पीते हैं, मतलब 150 स्टूडेंट कौन सा जूस पीते हैं? ऑरेंज जूस। तो 150 में 75 ऑलरेडी आ चुका है ऑरेंज जूस के सर्कल में, तो और कितना बचा? 75 भी आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इनको ऐड कर लो, इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। यूनियन का मतलब होता है कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जो कम से कम एटलीस्ट वन जूस तो पीते ही होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो देखो 75 75 150 150 और 25 175, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस, एक मिनट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस, ठीक है, और ऑरेंज जूस। ठीक है, दोनों का यूनियन कितना आ गया? 175। 175 स्टूडेंट है जो एटलीस्ट वन
जूस तो पीते ही होंगे। तो हमसे ये पूछा था ऐसे स्टूडेंट बताओ जो दोनों में से एक भी जूस नहीं पीते हैं। तो भाई टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल थे 400, और 400 में से 175 माइनस कर दो, कितना आ गया 225। 225 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ना तो एप्पल जूस पीते होंगे ना ऑरेंज जूस पीते होंगे। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से देखो बहुत आसानी से हो गया। आप फॉर्मूले लगा के भी कर सकते हो, फॉर्मूले लगा के भी आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये आपको एप्पल जूस वाले दिए थे, ये आपको ऑरेंज जूस वाले स्टूडेंट दिए थे, ये दोनों का इंटरसेक्शन दिया था तो यूनियन आ जाता, वो यूनियन वाला जो फॉर्मूला होता है उसको लगा के। और जब यूनियन आ जाता तो आपसे क्या पूछा था, ये बता दो, वो स्टूडेंट्स बता दो जो ना तो एप्पल जूस पीते हैं ना ऑरेंज जूस पीते हैं। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे, एप्पल जूस भी नहीं पीते हैं, ऑरेंज जूस भी नहीं पीते हैं, दोनों का डैश। ठीक है, और अगर दोनों का डैश और बीच में इंटरसेक्शन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, एप्पल जूस यूनियन ऑरेंज जूस का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, एन यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी ओ को माइनस कर देंगे, लिख सकते हैं ऐसे। यूनियन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 400, और ए यूनियन ओ का मतलब कितने बच्चे हैं जो एटलीस्ट कोई एक जूस पीते हैं, वो है 175। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 225। ऐसे फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, बट भाई जेई मेंस और एडवांस में आपको आंसर निकालना होता है। आप जितना फास्ट करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार पिछले 2 लेक्चर से कि वेन डायग्राम से ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने के, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वो तो मैं आपको समझाता हूँ इसलिए मैं इतना टाइम लेता हूँ, बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ मैं आपको। अदरवाइज अगर खुद से करना होगा तो कुछ सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक सेट ए है जिसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हैं। एक सेट बी है जिसमें कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो हमें बोला है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ए में 3 है, बी में 6 है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ए यूनियन बी के ऑप्शन दे रखे हैं कि ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू इतनी होगी और मैक्सिमम इतनी होगी, रेंज दे रखी है। तो अगर सेट बी में 6 एलिमेंट है, तो अगर मैं सेट बी में अगर 6 एलिमेंट है तो और ए में 3 है, तो अगर मैं इनका यूनियन लूँ ना, तो यूनियन में कम से कम 6 एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे। क्योंकि किसी भी सेट, दो सेट का अगर यूनियन ले रहे हैं तो उन दोनों के यूनियन में मिनिमम एलिमेंट कितने आएंगे, जो उन दोनों में से किसी एक सेट में मैक्सिमम एलिमेंट होंगे। बात समझ में आ रही है? और वो कब होगा, जब अगर ए के तीनों एलिमेंट बी में ही प्रेजेंट हो, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 6। तो मिनिमम वैल्यू तो ए यूनियन बी की 6 हो गई। अब मैक्सिमम कितने आएंगे, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ए के जो तीनों एलिमेंट हैं वो डिफरेंट है और बी के 6 एलिमेंट है वो भी डिफरेंट है। तो फिर यूनियन में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 9 एलिमेंट आ जाएंगे। तो रेंज हो गई 6 to 9। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Okay, a class has 175 students. The following data shows the number of students obtaining one or more subject. Mathematics 100, physics 70, chemistry 40, mathematics and physics 30, mathematics and chemistry 28, physics and chemistry 23, math, physics and chemistry 18. How many students have offered mathematics alone? देखो यार, वैसे अगर आप इसको फॉर्मूले से करोगे ना, सॉरी, अगर आप इसको फॉर्मूले से करोगे ना बहुत टाइम लगेगा। अभी देखो हम लोग इसको कितना, मतलब मैं समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझाने में, बट अगर आप देखना, आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, आप स्क्रीन पॉज करो, इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट की बात चल रही है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। 3 सर्कल बना लो आप, 3 सर्कल बना लो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के। ये देखो 3 सर्कल मैंने बना लिए। ठीक है, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब इसको फिल करते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, फिल करेंगे। ठीक है, देखो, तो अब यहाँ पे देखो, पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट कितने स्टूडेंट को ऑफर किए गए, 18। तीनों का कॉमन पार्ट ये आ गया 18। क्या बात समझ में आ रही है? अब उससे पीछे आओ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये देखो, ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री, 2 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री कितने स्टूडेंट को ऑफर किए, 23। तो फिजिक्स केमिस्ट्री देखो, ये वाला सर्कल, ठीक है, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल। ठीक है, ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर्कल का जो कॉमन पार्ट है वो कितना है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो कितने बच्चों को ऑफर किया गया, 23। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले उसमें 18 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो अब 23 में से 18 ऑलरेडी फिल हो चुका है फिजिक्स केमिस्ट्री वाले। ये है फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉमन पार्ट, ये
ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन पार्ट है। इसमें टोटल 23 स्टूडेंट आने चाहिए, 18 ऑलरेडी आ चुके, कितने बचे 5, ये आ गया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग, उससे पीछे बढ़ते हैं। मैथ्स और केमिस्ट्री में, मैथ्स और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो कितने स्टूडेंट को ऑफर किए गए 28। तो मैथ और केमिस्ट्री का जो कॉमन पार्ट है वो ये जो मैं बना रहा हूँ, ये है मैथ और केमिस्ट्री का कॉमन पार्ट। इसमें कितना आना चाहिए, इसमें 28 आना चाहिए। 18 ऑलरेडी आ चुका है, कितना बचा 10, सही है। उसके पीछे पढ़ो, मैथ्स और फिजिक्स में कितने बच्चों को, मतलब मैथ्स और फिजिक्स कितने बच्चों को ऑफर किया गया 30 स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये रहा आपका, लेट मी चेंज द कलर, ये रहा आपका मैथ्स और, ये रहा आपका मैथ्स और फिजिक्स का कॉमन रीजन, ठीक है। तो मैथ्स और फिजिक्स में देखो कितने बच्चों को ऑफर किया गया मैथ फिजिक्स सब्जेक्ट 30 बच्चों को। तो ये 18 तो इसमें ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। 18 इसमें क्या आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। तो 30 में से 18 गया, कितना बचा, ओहो, 30 में से 18 गया, कितना बचा, 30 में से 18 गया, क्या हो रहा है, जस्ट 1 मिनट, 13 में से 30 में से 18 गया, कितना बचा 12, ये हो गए फिर। अब और उससे पीछे चलते हैं। अब इन्होंने सिंगल सिंगल सब्जेक्ट का बता रहा कि भाई केमिस्ट्री कितने बच्चों को मिली है 40 स्टूडेंट को। तो अब केमिस्ट्री वाला पूरा सर्कल देखो, ये देखो, ये मेरा कर्सर घूम रहा है, इस केमिस्ट्री वाले पूरे सर्कल में 40 स्टूडेंट्स आने चाहिए। आ कितने चुके हैं देखो, 10 प्लस 18 28, 28 प्लस 5 33, और आने कितने चाहिए 40, 33 आ चुके हैं, 7, ठीक है, 7 बचे थे। अब फिजिक्स, फिजिक्स कितने बच्चों को अलॉट हुआ है 70 स्टूडेंट्स को। तो फिजिक्स वाला पूरा सर्कल ऐसे देखो, फिजिक्स वाला पूरा सर्कल, इसमें पूरा 70 आना चाहिए। आ कितना चुका है 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 5 35, आना चाहिए 70। तो 35 की कमी है, 35 आ गया। क्या बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद देखो मैथ्स को जरा देखो फिर से भाई, ये मैथ्स, मैथ्स के कितने हैं टोटल, मैथ्स कितने बच्चों को अलॉट किए 100 स्टूडेंट्स को। तो ये पूरा मैथ्स वाला सर्कल देखो जरा, मैथ्स वाला सर्कल देखो। तो 12 प्लस 18 30, 30 और 10 40, 40 स्टूडेंट आ चुके हैं मैथ वाले सर्कल में, आने कितने चाहिए 100। तो बाकी कितने 60। हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। इतना टाइम क्यों लगा, बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मुझे खुद बनाना होता मैं लिटरली बता रहा हूँ 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब आपसे बोला गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन, कितने बच्चों को, ठीक है ना, कितने बच्चों को सिर्फ मैथमेटिक्स दी गई है, ओनली मैथमेटिक्स। तो ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स, देख लो बेटा, ओनली मैथमेटिक्स, दिख रहा है ओनली मैथमेटिक्स, ओनली वाला रीजन कितनी बार बताया मैंने, ये रहा ओनली 60 आंसर। बात समझ में आ रही है? कितना इजी क्वेश्चन, मतलब इजी हो गया है, इजीली सॉल्व हो गया है, क्योंकि हमने वेन डायग्राम से किया। फॉर्मूले से लगाओगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ट्राई टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन, एक सेट है ए, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 5 1 2 3 4 5, हमसे पूछा देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेट्स का 2 की पावर n, ठीक है। n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट है 5, 2 की पावर 5, कितना आ गया 32, 32 इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। लेट n बी द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब पता है क्या होता है, नॉन नेगेटिव। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि नेगेटिव नहीं होने चाहिए, जीरो हो सकता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि जो n है वो नॉन नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि या तो जीरो या पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, i रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर्स को। इंटीजर्स क्या होंगे, ऐसे आएंगे माइनस इन्फिनिटी से, -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनपी का मतलब क्या है, एनपी किसको डिनोट कर रहा है, एनपी डिनोट कर रहा है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव का मतलब, नॉन पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव प्लस जीरो, ठीक है। तो -3 -2 -1 और 0, ये आ गया। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है।
इवन इंटीजर्स को ई रिप्रेजेंट कर रहा है। पी किसको डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। पी किसको डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब हमसे बोला है कौन सा ऑप्शन सही है, चलो देखते हैं। तो देखो पहले ऑप्शन में बोला है अगर मैं आई मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स में से एन को माइनस कर दूं, एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये यानी ये बोल रहे हैं बेसिकली, इनके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आई में से एन को माइनस कर दूं तो मुझे एनपी मिल जाएगा। इस बात को चेक करो क्या ये सही बोल रहे हैं। तो देखो अगर मैं ये आई में से, ठीक है, ये इंटीजर्स में से ये n को माइनस कर दूं, यानी मैं 0 1 2 3 यानी कि 0 और 0 के आगे एलिमेंट्स को हटा दूं, तो अगर मैं 0 या 0 से आगे के एलिमेंट को हटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 -1 तक के एलिमेंट बचेंगे। तो क्या -1 तक के एलिमेंट एनपी पे आ रहे हैं? नहीं, एनपी में तो 0 भी आ रहा है, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। दूसरे पे आते हैं, इन्होंने बोला एन और एनपी का इंटरसेक्शन लिया जाए तो फाई आएगा। एन आपका ये रहा, ठीक है, एन आपका क्या है? एन है आपका ये वाला सेट और एनपी है आपका ये वाला सेट। तो ये बोले इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाई होगा, तो ये गलत बोल रहे हैं क्योंकि दोनों सेट में एक कॉमन एलिमेंट है 0, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। अब आते हैं तीसरे पे, इन्होंने बोला ई और पी का इंटरसेक्शन फाई होगा। तो ई क्या है? सेट ऑफ इवन इंटीजर, यानी कि ई में तो सारे इवन इंटीजर आ जाएंगे और पी में क्या आएगा? पी में सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे। तो क्या ई और पी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा? तो एक एलिमेंट कॉमन होगा 2, क्योंकि 2 जो होता है वो इवन नंबर भी होता है और 2 जो होता है वो प्राइम नंबर भी होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं डी ऑप्शन पे। तो 3 गलत हो गए तो चौथा तो सही होगा, बट फिर भी देख लेते हैं। एन डेल्टा एन पी, डेल्टा का मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अगर मैं एन डेल्टा एन पी को अगर ओपन करूं तो क्या आएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? एन माइनस एन पी, ठीक है, यूनियन एन पी माइनस एन, यही तो होता है। अब देखो जरा एन में से एन पी को माइनस करो तो, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, एन में से एन पी को माइनस करो, ठीक है। ये अगर मैंने n में से np को माइनस किया तो क्या मिलेगा मुझे? अगर मैं n में से np को माइनस करूंगा तो n में से np को माइनस करने का मतलब क्या है कि सेट n में से सेट np के एलिमेंट को रिमूव कर दो। तो एकमात्र एलिमेंट 0 है np का जो कि सेट n में प्रेजेंट है। तो अगर मैं इस n में से ये 0 हटा दूंगा तो मुझे क्या बचेगा? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। इसमें क्या बचेगा? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है? यूनियन। अब देखो एन, इसको देखो एन पी माइनस एन। अब इन्होंने बोला कि एन पी में से इसको एन को माइनस कर दो। तो अब जब मैं एन पी में से एन को माइनस करूंगा तो एन का एकमात्र एलिमेंट है 0 जो कि एन पी में प्रेजेंट है, तो वो हट जाएगा। तो क्या नंबर बचेंगे? माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 -3 -2 -1, ये बच जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -1। अब इन दोनों का क्या लेना है? यूनियन। इन दोनों का यूनियन लोगे तो देखो सारे इंटीजर कवर हो गए, सारे इंटीजर कवर हो गए, बस एक इंटीजर छूट रहा है 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप क्लियर होगी बात, और जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में या जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं वो आई थिंक आपको सारे क्लियर होंगे। ठीक है, और एक बात और, आपको सारे लेक्चर्स जो हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही देखने, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी बीच में उठा के आप देखने लगोगे। ठीक है, तो आपको एक सीक्वेंस में जब देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप सारे लेक्चर को 1 बाय 1 फॉलो करते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना नीट एंड क्लीन वे में मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, एकदम बहुत डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से और जितना हम ऊपर तक जा सकते हैं सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। ठीक है, और हर कॉन्सेप्ट के बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं। तो बस आपको 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स को फॉलो करना है, डेफिनेटली आपकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप हर टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।